So in today's lecture we will be discussing about transfer of property, that is in fact the transfer of ownership from one person to another. As we have studied earlier that in a contract of sale the main important essential is the transfer of property, that is nothing but the ownership, that is the bundle of rights which transfer from one that is the seller to the buyer. ठीक है, तो transfer of ownership is a very important thing, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप से ही पता चलता है कि बायर और सेलर में से अब जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, क्योंकि बहुत से सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, दी सर्कमस्टेंसेस वी विल बी डिस्कसिंग लेटर इन दिस लेक्चर, कि जब पता करना इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर्टी सही में बिलोंग करती किसे थी, ताकि ये पता चल सके कि उसके जो डैमेज है वो कौन बियर करेगा। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का अगर वो प्रॉपर्टी पैरिश हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है तो उसके डैमेज डैमेज को कौन बियर करेगा, वेदर अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई तो बायर बियर करेगा, और अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई नहीं होगी तो उसको सेलर बियर करेगा। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज, विद दी सर्कमस्टेंसेज वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, विच इज़ कंसर्न बेसिकली विद द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कि कब किस टाइम पे किस एक्ट से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर, या फिर किस एक्ट से नहीं होता और वो सेलर के पास ही रहता है। क्योंकि भाई प्रॉपर्टी का ओनरशिप जिसके पास होगी और तो उसके जो भी कॉस्ट होगी या फिर उसके जो भी उसके अंदर डैमेज होगी तो फिर उसको एट द एंड ऑफ द मोमेंट उसको ही वो चीज़ बियर करनी पड़ेगी। अगर वो प्रॉपर्टी सेलर के पास है, यानी कि ओनरशिप अगर सेलर के पास है तो सेलर बियर करेगा, और अगर ट्रांसफ़र हो गई है तो बायर बियर करेगा। ठीक है, तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द सर्कमस्टांसेस इन डिटेल इन दिस लेक्चर। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी विल डिस्कस इज द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर गुड्स। what is an existing goods and what is a future good? Existing goods are those goods which are in existence and possessed by seller at the time of making of contract of sale। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे जब सेलर के पास कोई गुड इन पोजीशन हो और इन एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं जाता हूँ कोई फ़ोन ख़रीदने के लिए, तो बायर के पास वो फ़ोन उस टाइम पर होना चाहिए, उसके पोजीशन में होना चाहिए और एग्जिस्टिंग होना चाहिए। तो इस गुड्स को क्या कहेंगे? दिस गुड्स आर कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। और ज़्यादातर जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है वो एग्जिस्टिंग ऑफ गुड्स के ऊपर ही काम करता है। और जो गुड अभी मैंने ऑर्डर दिया और वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, तो उस गुड्स को क्या कहते हैं? वो गुड्स जो कि अब मैंने ऑर्डर दिया, फॉर एग्जांपल मैं गया कि भाई मुझे इस लेंथ की इस ये पर्टिकुलर गुड चाहिए। ठीक है, मैंने उसको अपना साइज़ और मटेरियल बता दिया, उसने बोला कि ठीक है बन जाएंगी, इतने टाइम इसको लगेगा बनने में। ठीक है, तो वो गुड क्या है? वो गुड अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो गुड अभी बनाई जाएगी। ठीक है, तो उस गुड्स को कहते हैं फ्यूचर गुड्स, जो कि एग्जिस्टेंस में ना हो। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर गुड जो होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर गुड क्या होता है? वो एग्रीमेंट टू सेल के बराबर होता है। ठीक है, अब एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है वो हमने पहले डिस्कस करा है, कि भाई फ्यूचर हैपनिंग पे जब फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, जब फ्यूचर में प्राइस पे होता है या फिर पार्टली पे पार्टली ट्रांसफ़र, तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, जब सेल कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में बेयरर कौन होगा? जाहिर सी बात है, जब एग्रीमेंट टू सेल है तो ओनरशिप भी किसके पास है? बायर के, सेलर के पास ही है। तो ऐसे में लाइबिल सेलर होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग गुड्स एंड द फ्यूचर गुड्स। ठीक है, क्योंकि अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स और ट्रांसफ़र ऑफ ओनर इन एज सर्टेन एंड अनसर्टेन गुड्स, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स में होता है, कि जो कि गुड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अब वो सर्टेन होंगी या अनसर्टेन होंगी ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सर्टेन और अनसर्टेन गुड्स जो होती हैं वो एग्जिस्टिंग गुड्स होती हैं, मतलब गुड्स इन द पोजीशन ऑफ सेलर होती हैं। ठीक है, सेलर के पास वो गुड्स होती हैं, वो एग्जिस्टेंस में होती हैं। ठीक है, गुड्स कंप्लीट होती हैं बिकने के लिए। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि कभी उनकी पैकिंग नहीं हुई, तो वो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन लेटर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एज सर्टेन गुड्स। हमने अभी फ्यूचर गुड्स की बात की थी, अब हम एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करते हैं, और एग्जिस्टिंग गुड्स में एज सर्टेन गुड्स की बात कर रहे हैं। तो एज सर्टेन गुड्स में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कब होगी? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होगी
एज सर्टेन गुड्स में तभी पता चलेगा कि वाकई में उसका ओनर कौन है, ठीक है। और जब ये एस्टेब्लिश होगा कि इसका ओनर कौन है, तभी लाइबिलिटी भी डिसाइड होगी कि डैमेजेस जो है वो कौन बेयर करेगा। तो इसलिए एसर्टेनमेंट ऑफ गुड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एसर्टेन गुड्स क्या होती हैं? एसर्टेन गुड्स, वो एसर्टेन अनसर्टेन गुड्स में क्या डिफरेंस होता है इसको भी समझ लीजिए। एसर्टेन गुड्स वो होती हैं जो कि सर्टेन होती है, कि पता होता है कि भाई मैं क्या चीज़ बाय करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को बाय करने जा रहा हूँ, तो जब हमें पता है कि हम किस पर्टिकुलर चीज़ को बाय करने जा रहे हैं, तो दैट गुड्स आर कॉल्ड एज सर्टेन गुड्स। इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि मार्केट में बहुत से फ़ोन्स हैं, लेकिन मुझे आईफोन 11 प्रो ही बाय करना है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई? एज सर्टेन हो गई, ठीक है। कि मुझे बाकी आईफोन से मतलब नहीं है, आई एम गोइंग टू बाय एन आईफोन 11 प्रो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो गई? यहाँ पर चीज़ सर्टेन हो गई, ठीक है। इसे ही एज सर्टेन गुड्स कहते हैं, ठीक है। अब एज सर्टेन गुड्स में जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है वो तीन सर्कमस्टांसिस में होती है। पहली, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो, डिलीवरेबल स्टेट में हो। दूसरी चीज़, डिलीवरेबल स्टेट में हो लेकिन फिर भी प्राइस को एज सर्टेन करने के लिए किसी एक्ट की ज़रूरत हो। और तीसरी, व्हेन गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ना हो। तो अब ये तीन सर्कमस्टांसेस हुआ एज सर्टेन गुड्स के, कि तो अब हम समझेंगे कि इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर कब और कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट में ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होती है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है। हम गए फ़ोन लेने, अभी मैंने एग्जांपल दिया, आईफोन 11 प्रो लेने गए, मार्केट पहुंचे, हमने सेलर से बोला कि भैया हमें आईफोन 11 प्रो दिखाओ, 10 यूनिट हमें आईफोन 11 प्रो के चाहिए, मतलब 10 आईफोन 11 प्रो चाहिए, ठीक है। तो अब हम एज सर्टेन गुड्स की बात हो रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं आईफोन 11 प्रो की, और हमें उसके 10 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। सेलर ने हमें ये चीज़ दिखा दी कि भाई ये है आपके 10 पीसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर आईफोन 11 प्रो। हम उस टाइम उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं कि भाई ये गुड्स जो हैं ये हम, इसकी डिलीवरी हमें आज नहीं चाहिए, और इसकी डिलीवरी हमें चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मई को। तो 1 मई में हमें इसकी डिलीवरी चाहिए। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इतने रुपए की ये आईफोन है, उनकी जो भी कीमत होगी, और पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिज़ाइन हो जाता है कि भाई अब हम, मुझे इसकी डिलीवरी इस पर्टिकुलर डेट में चाहिए, और ये जो प्राइस है ये आप ले लीजिए, क्योंकि प्राइस वगैरह जो भी होता है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं कि भाई इस 1 मई को मुझे इसकी डिलीवरी चाहिए होगी, मैंने इतनी पेमेंट कर दी है, या फिर ये पेमेंट मैंने अभी तक कंप्लीट, या जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पूरी पेमेंट करे या पार्शियल पेमेंट करे, या पेमेंट कहे कि 1 तारीख में ही मैं आपकी पूरी पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गई, ठीक है। तो अब एज सर्टेन गुड्स के उसमें, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिसाइड हो गया और गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, गुड्स जो है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए, कि गुड्स अभी आप हाथों हाथ उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन उसने क्या बोला? बोला भाई मैं अभी गुड्स को नहीं लेके जा रहा हूँ, ये गुड्स आप 1 मई को पहुँचा दें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा पूरा का पूरा हो चुका है, पूरा ड्राफ्ट हो चुका है कि भाई ये गुड्स अब मेरी हुई, लेकिन मैं इसकी डिलीवरी अभी नहीं ले रहा, मुझे इसकी डिलीवरी चाहिए कब? मुझे इसकी डिलीवरी चाहिए 1 मई को। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो गया, तो ओनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर हो गई। अब डिलीवरी किस दिन होनी है? डिलीवरी होनी है 1 तारीख को। पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लेकिन डिज़ाइन हो चुका है, प्राइस की सारी चीज़ों की बात हो चुकी है। तो अब ओनरशिप किसके पास ट्रांसफ़र हो गई है? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है बायर पे। अब अगर किसी सर्कमस्टेंस में मान लो अगले ही दिन उस पूरे गोडाउन में या उस शॉप में आग लग जाती है, और सारे फ़ोन 11 जो उसने बुक किए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिनका हुआ होता है, तो अब लाइबिलिटी अराइज किसकी होगी? कि वो 10 यूनिट जो थे वो 11 प्रो के किसको बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट है। पहला सर्कमस्टांसेस है गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स एंड डिलीवरेबल स्टेट में अगर हैं, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिस दिन होगा उसी दिन से, जैसे कि मैंने बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो भाई आज के दिन ही कंप्लीट हो गया, लेकिन डिलीवरी होनी थी 1 मई को। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 28 तारीख को ही अगर कंप्लीट हो गया है, 28 अप्रैल को ही अगर कंप्लीट हो गया है, तो ओनरशिप किस में ट्रांसफ़र हो गई? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई बायर में, ठीक है। तो अब
उन वो जो आईफोन ख़राब हुए हैं, जो डैमेज हुए हैं, उसके कॉस्ट कौन बियर करेगा? उसके कॉस्ट बियर करेगा हमारा बायर। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई कि डिलीवरेबल स्टेट में अगर आपका एज सर्टेन गुड्स हैं, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जैसी ही को कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों साइन कर देते हैं, तभी हाथों हाथ ओनरशिप जो है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी? बायर में ट्रांसफर हो जाएगी। अब आती है दूसरी चीज़, डिलीवरेबल स्टेट बट सम एक्ट टू एसर्टेन प्राइस। डिलीवरेबल स्टेट में है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ एक्ट होगा जिससे कि प्राइस जो है वो एसर्टेन हो जाएगा। तो जब वो प्राइस के वो एसर्टेन करने के लिए वो एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बेसिकली सेम एग्जाम्पल लेते हैं। आप गए 10 आईफोन 11 प्रो लेने के लिए, आप दोनों ने, सॉरी यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा इसका मार्जिन बढ़ा देते हैं। वैसे तो 10 से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन और बढ़ा देते हैं। आप 100 आईफोन 11 प्रो लेने गए, आपने शॉपकीपर के पास गए, आपने 100 के 100 उससे उससे बोला कि भाई हमें 100 आईफोन 11 प्रो चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अभी डिलीवरेबल स्टेट में है, उसके पास रखे हुए हैं वो सारे के सारे आईफोन 11 के 100 पीस। उसने बोल दिया कि भाई ले लीजिए। लेकिन जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होने की बात होती है, तो ऐसी चीज़ें जब खरीदी जाती हैं तो एक एक पीस काउंट किया जाता है कि 100 पीस, ताकि एसर्टेन हो जाए। तो ये काउंटिंग क्या हो गई? ये काउंटिंग वो एक्ट हो गया कि भाई 100 के 100 फ़ोन गिने जाएंगे, 100 के 100 उसके एक एक पीस को गिना जाएगा। जब वो 100 पीस हो जाएंगे, जो डिलीवरेबल स्टेट में है, 100 के 100 पीस जब बायर गिन लेगा उसके बाद उसकी डिलीवरी होगी। ठीक है, तो इसमें अगर अब यहाँ पर बायर क्या बोलता है? बायर ये बोलता है, अगर उसने वो 100 के 100 पीस देन एंड देयर गिन लिए और उसके बाद उन सब पीसों का प्राइस एसर्टेन हो गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का एक फ़ोन एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, तो 100 फ़ोन कितने हो गए? 1 लाख रुपए वो हो गए। ठीक है, तो अब प्राइस को एसर्टेन करने के लिए कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट है? काउंटिंग ऑफ ईच एंड एवरी पीस। हर पीस की काउंटिंग इज इंपॉर्टेंट। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, बस काउंटिंग की जरूरत है। तो काउंटिंग क्या हो गया? सम एक्ट टू एट सर्टेन दैट प्राइस। काउंटिंग ही वो एक्ट हो गया कि जब तक काउंटिंग नहीं होगी, बिना काउंट के तो कोई बायर लेगा नहीं, तो जब तक काउंटिंग नहीं होगी। तो अब अगर इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा? अगर वो बायर उसको उसी वक्त गिन के उनके प्राइस को एसर्टेन कर देता है। ठीक है, और एसर्टेन करके वो आ जाता है, और अगले दिन क्या होता है? अभी डिलीवरी नहीं हुई है, वो एसर्टेन करके आ गया। ठीक है, और डिलीवरी की बात 2-3 दिन बाद की होती है। वो लेकिन उसने वो सारी की काउंटिंग करके उसका बिल देन एंड देयर तैयार हो गया और प्राइस जो है वो एसर्टेन हो गया। ठीक है, तो अब अगर गोडाउन में उस शॉप में आग लगती है तो लाइबिलिटी कौन होगा? तो लाइबिलिटी होगी बायर की, क्योंकि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो गई थी जैसे ही उसने वो काउंटिंग का एक्ट किया एसर्टेन करने के लिए उसके प्राइस को। ठीक है, क्योंकि गुड्स जो थी वो डिलीवरेबल कंडीशन में थी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सर्कमस्टांस। लेकिन अब मान लो कि दोनों के बीच में बात हो रही है कि भाई काउंटिंग कर लो। वो बंदा बोलता है कि यार अभी मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, मैं काउंटिंग जो है वो कल आकर करूँगा इस चीज़ की। ठीक है, अब उसने काउंटिंग की, उसने वो एक्ट नहीं किया जो कि एट सर्टेन प्राइस को कर सके। ठीक है, तो अब ऐसे सर्कमस्टेंसेज में उसने काउंटिंग तो की नहीं, उसने बोल दिया कि भाई मुझे कोई और काम है, मैं कल को काउंट करूंगा, तो कल को ही हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे, एट सर्टेन प्राइस कल को ही होगा जो भी होगा। अब इस बीच उसी रात उस शॉप में अगर आग लग जाती है, तो अब लाइबिलिटी किसकी होगी? अब लाइबिलिटी बायर की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सम एक्ट दैट इज काउंटिंग इन दिस एग्जाम्पल एसर्टेन प्राइस को एसर्टेन करने के लिए नहीं हुआ था। तो अभी ओनरशिप जो है वो सेलर से बायर में ट्रांसफर नहीं हुई, तो यहाँ पर लाइबिलिटी सेलर की होगी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया डिलीवरेबल स्टेट में दो कंडीशन है। हाथों हाथ अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जा रहा है, भाई सब कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में चढ़ जा रहा है कि इतना प्राइस है, इतनी कीमत है, ये ऐसे ऐसे जो भी सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेंशन होने हैं, अगर वो हाथों हाथ कंप्लीट हो जाने पा रहे हैं, अगर डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स है, तो देन एंड देयर कंप्लीट हो जाएगा। वरना अगर कोई एक्ट करने पे एसर्टेन हो रहा है प्राइस, तो उस एक्ट के होने पर, एसर्टेन होने पर, तब जाके ये चीज़ कंप्लीट होगी। ठीक है, अब इसमें दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब प्राइस एसर्टेन हो गए, वो एक्ट हो गया, उसके बाद नॉलेज ऑफ द बायर भी होनी चाहिए। ठीक है, बायर के नॉलेज में भी होने चाहिए। बायर अगर ये कह देता है कि इसका एग्जाम्पल समझ लो कि भाई 100 पीस है, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बंदे को भेजूंगा, वो काउंट करेगा, वो काउंट करके मुझे कॉल करेगा,
तो ये अब इस सर्कमस्टेंसेज में एज सर्टेन कब होगा, जब वो बंदा जो उसने अपना एजेंट भेजा उसने सारे पीसेस काउंट कर लिए, उसके बाद कॉल करके बता दिया कि हाँ भाई मैंने सारे पीसेस काउंट कर लिए हैं। तो जब बायर को इस चीज़ की नॉलेज हो गई कि भाई हाँ मेरे बंदे ने सारे पीसेस काउंट कर लिए हैं और प्राइस एज सर्टेन हो गया है, तो तब ओनरशिप ट्रांसफर इस सर्कमस्टेंस में तब होगी जब नॉलेज ऑफ द बायर में आ जाएगा। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज व्हेन नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, जब गुड्स जो है एज सर्टेन गुड जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ कि आप कंपनी जाते हैं फ़ोन खरीदने, फ़ोन वाला ये कहता है कि भैया फ़ोन तो लगभग तैयार है लेकिन अभी इनकी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए तो अब पैकिंग कंप्लीट ना होना क्या हो गया कि गुड्स एक तरीके से डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, क्योंकि डिलीवरी तो उनकी तभी हो सकती है जब पूरी पैकिंग कंप्लीट हो जाए। तो खाली फ़ोन तो बेच नहीं सकता, फ़ोन के साथ डिब्बा और उसकी पूरी पैकिंग एक होती है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो आएंगे नहीं। तो अगर बंदा जो बाय सेलर है वो ये कह देता है कि भाई गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता है, इस सर्कमस्टेंस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तब होता है जब वो गुड्स जो है जो कि नॉन डिलीवरेबल स्टेट में है वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाती हैं और इस चीज़ की नॉलेज बायर को हो जाती है। तो इसका एग्जांपल कैसे है, बायर आया फ़ोन खरीदने, 10 फ़ोन उसको खरीदने थे, आईफोन 11 प्रो जो उसकी सर्टेन गुड्स थी, उसने बोला कि भाई मुझे फ़ोन चाहिए, सेलर बोलता है कि ये डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, अभी इनकी पैकिंग चल रही है, तो वो कहता है ठीक है जैसी पैकिंग कंप्लीट हो जाती है आप मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है। तो जैसे ही उसकी पैकिंग कंप्लीट होती है बायर को वो फ़ोन करता है कि भाई डिलीवरेबल स्टेट में आ गए हैं, पैकिंग कंप्लीट हो गई है। तो जैसे ही वो डिलीवरेबल स्टेट में आते हैं और इस चीज़ की नॉलेज बायर को होती है, तभी देन एंड देयर द ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड इन द केस ऑफ एज सर्टेन गुड्स। तो ठीक है, तो ये 3 सर्कमस्टेंसेस हो गए जब एज सर्टेन गुड्स में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, ठीक है। अब दूसरी काइंड्स ऑफ गुड्स क्या हो गई, दूसरी काइंड्स ऑफ गुड्स होती हैं एज सर्टेन अनसर्टेन गुड्स, जो कि सर्टेन नहीं होती हैं, ठीक है। अब वो सर्टेन गुड्स कब ट्रांसफर होता है, उन अनसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, उन अनसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी तब ट्रांसफ़र होती है जब वो सर्टेन हो जाती है और अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो जाती है। अब हम इन चीज़ों को दोनों टर्म्स को समझते हैं एग्जाम्पल से। सेम एग्जाम्पल उठाते हैं, आप गए शॉप पे, वहाँ पर आईफोन की एक पूरी रेंज थी, आईफोन 6, 6s, 7, 7s, 8, फिर आईफोन 10, फिर आईफोन 11, फिर आईफोन 11 प्रो। अभी आपको सर्टेन नहीं है कि आपको कौन सी गुड्स खरीदनी है, तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन गुड्स हो गई, ठीक है। अब आप शॉप पे गए, बायर सेलर ने आपको कई सारे आईफोन्स जितनी भी रेंज थी उसके बाद सारे दिखा दिए, ठीक है। आपने क्या बोला, बोला नहीं मुझे आईफोन 11 चाहिए और इसको भैया निकाल के रख दो और मैं अपने बंदे को भेज दूंगा और वो इसकी आपको पेमेंट कर जाएगा और आईफोन उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो अब इस सर्कमस्टेंस में पहले तो गुड्स अनसर्टेन थी, जब आपने इस चीज़ को चुना कि भाई मुझे आईफोन 11 चाहिए, तो अब गुड्स क्या हो गई, अब गुड्स एज सर्टेन गुड हो गई, ठीक है। और आपने उसको पॉइंट किया कि भाई इसको निकाल के रख दो, मैं अपना बंदा भेज देता हूँ, वो आके इसको ले जाएगा। तो अब ये क्या हो गई, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। आपने जैसे उस गुड्स को निकाल के अलग को रखा तो ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो गई। देन एंड देयर द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द सेलर। तो अब अगर उसमें कोई डैमेज होता है तो डैमेज की भरपाई कौन करेगा, सेलर। अब बायर, वो सॉरी बायर, अब क्या हुआ, जब उसने जैसे इसको अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट कर दिया, वो उसकी ओनरशिप किस में ट्रांसफर हो गई, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर में, ठीक है। तो अब अगर ऐसा करने के बाद, उसको पॉइंट आउट करने के बाद वो जाता है अपने बंदे को भेजता है, इतनी देर में अगर उस गुड्स में कोई डैमेज हो जाता है, जो कि जाहिर सी बात है डैमेज कैसा होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, डैमेज कॉज जो होना चाहिए वो एक मिस हैपनिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई सेलर खुद से आईफोन को तोड़ दे और कह दे कि भाई ये डैमेज हो गया, तो वो चीज़ नहीं चल सकती। बेसिकली मान लो कुछ वो और उसके अंदर कुछ खराबी हो, कुछ कोई चीज़ गिर गई या फिर वो डिब्बा बिना किसी सेलर की या फिर बिना बायर की गलती से गिर जाता है, या तो फिर कोई और उसमें दुकान में आग लग जाती है उसकी वजह से वो जल जाता है, तो एक तरीके से ऐसा एक्शन होना चाहिए जो कि खुद से सेलर ने क्रिएट ना किया हो, ठीक है। क्योंकि अगर सेलर क्रिएट करेगा तो जाहिर सी बात है ये तो कॉमन सेंस में नहीं आ रहा, तो फिर ये कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कॉज होना चाहिए जिसमें ना ही सेलर की गलती हो ना ही बायर की गलती हो, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंस में जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो भाई जिसके पास ओनरशिप होगी वो बेयर करता है। तो इसमें अनसर्टेन गुड्स में सर्टेन कब हो गई, अनसर्टेन गुड सर्टेन तब हो गई जब उसने पॉइंट आउट किया कि मुझे आईफोन 11 चाहिए और उसने ये बोल दिया कि इसको निकाल के रख दो, मेरा बंदा आके ले जाएगा।
तो अब एज ए सर्कमस्टेंस में ओनरशिप ट्रांसफर जब हो जाती है जब उसने उसको एसर्टेन और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब ओनरशिप किसकी हो गई, बायर की हो गई। अब उसके साथ उस गुड्स के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसके कॉस्ट को कौन बियर करेगा, उसके कॉस्ट को बियर करेगा बायर, ठीक है। तो ये तो हो गई दो कंडीशंस, एज सर्टेन गुड्स की और अनसर्टेन गुड्स की, एग्जिस्टिंग गुड्स की। तीसरी आती है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बेसिकली ये क्या होता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको कोई चीज़ पसंद तो आ रही होती है लेकिन समझ में आप उसको ट्राई करके देखना चाहते हैं। बेसिकली ये सब ज़्यादातर किस चीज़ों में होता है, ये सेकंड हैंड चीज़ों में होता है, ठीक है। फर्स्ट हैंड भी हो सकती है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, लेकिन एज एन जो देखा गया है ज़्यादातर जो होता है वो सेकंड हैंड गुड्स में होता है, ठीक है। तो इसमें कब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी बेसिकली ये क्या होता है कि आपने दे दिया कि भाई यूज़ करके देखो, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, ठीक है। तो ये उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, ठीक है, या तो वो बिक जाएगी या तो फिर वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो अब इन सर्कमस्टेंसेज में कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, उसके भी तीन सर्कमस्टेंसेज है। पहला है व्हेन बायर सिग्निफाइज अप्रूवल एंड कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आप आए एक सेकेंड हैंड फ़ोन लेने के लिए किसी शॉप पे, या सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने के लिए किसी शॉप पे, लैपटॉप के ओनर ने बोल दिया कि भैया ले जाओ, पसंद आए तो रख लेना और मेरी पेमेंट दे देना, और अगर पसंद नहीं आए तो इसको वापस कर देना, ठीक है। तो इसमें अब वो घर पर लेकर गया, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगी, अब वो घर पर लेकर गया, उसने चलाया लैपटॉप, उसके समझ में आ गया, उसने फ़ोन करके बायर से बोल दी, सेलर से बोल दिया कि भैया मुझे लैपटॉप पसंद है, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा या कर रहा हूँ, जैसे भी जो भी सर्कमस्टेंस हो। तो देन एंड देयर जब उसने इसकी अप्रूवल को कम्युनिकेट किया टू द सेलर, देन एंड देयर द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। अब उसके साथ उस गुड्स के साथ कुछ भी डैमेज होता है तो वो कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। दूसरा सर्कमस्टेंस कहता है बायर डज सम एक्ट अडॉप्टिंग, बायर कोई ऐसा एक्ट कर दे कि वो अडॉप्टिंग और ट्रांजैक्शन उसमें कंप्लीट हो जाए। इसका एग्जांपल क्या है, ए एक मोटरसाइकिल लेकर आता है एक सेलर से, सेलर कहता है कि भैया चला के देखो और अगर पसंद ना आए तो इसको वापस कर देना, ठीक है। अब इसको बायर लेकर जाता है, अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, ठीक है। बायर जाता है किसी अपने दोस्त के पास, दोस्त को वो चीज़ पसंद आ जाती है, बायर जो है वो बाइक उसको अपने दोस्त को बेच देता है, ठीक है। अब उसने वो बाइक अपने दोस्त को बेच दी, ठीक है, उसके उसने कीमत ले ली। तो इस एक्ट को जैसे ही उसने उस पर्टिकुलर बाइक को बेचा तो ये मान लिया जाएगा कि ये अडॉप्टिव एक्ट था, ठीक है, जिससे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब ओनरशिप उसमें ट्रांसफ़र हो गई थी और उसने वो ओनरशिप एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दी। इस एक्ट से ही वो ओनर बन जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ चेक करने के लिए लेके आया था लेकिन उसने उसको बेच दिया, तो अब वो देन एंड देयर ही उसका ओनर बन गया। तो अब उसने अगर वो थर्ड पार्टी को बेच दिया, उस थर्ड पार्टी से अब वो जो भी डैमेज होती है कुछ भी हो, मान लो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो लाके उसको फिर बायर को नहीं दे सकता, पहले वाले बायर को, पहले वाले सेलर को नहीं दे सकता, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई थी, ठीक है, जैसे उसने उसको बेचा। तो ये दूसरी सर्कमस्टेंस है जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। और तीसरी और आखिरी है लैप्स ऑफ टाइम पे। भैया आप इस एग्जाम्पल की सिंपल सी चीज़ है, आप लैपटॉप लेकर आए, लैपटॉप वाले ने पहले ही बोल दिया कि भैया एक दिन चला कर देख लो, एक दिन तक मैं इसको रिटर्न कर लूँगा, और अगर एक दिन के बाद आप आते हो तो फिर मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगा। तो एक दिन 24 आवर्स कंप्लीट होते ही लैप्स ऑफ टाइम की वजह से ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर आप उसको एक दिन के अंदर उसको चलाकर वापस नहीं करते हो तो ये मान लिया जाएगा कि लैप्स ऑफ टाइम की वजह से आप उसके ओनर बन गए हैं, अब आप उसको वापस नहीं कर सकते, आपको उसकी पेमेंट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये किन सेक्शंस में डिफाइन है, सेक्शन 18 to 26, ये सारी सर्टेन असर्टेन क्या क्या सर्कमस्टेंसेज हैं, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, ये सारी डिफाइंड है सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 26 तक। यू कैन गो थ्रू द सेक्शंस नाउ, ठीक है, अब आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, लेकिन बेसिकली यही सारी चीज़ें इन सेक्शंस में दे रखी हैं, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि ताकि पता चल सके कि भैया जो बोझ डालना है डैमेज का वो किसके ऊपर डालना है, क्योंकि अपनी चीज़ को डैमेज होने का जो बर्डन है वो ओनर ही बियर करेगा। तो ठीक है, इसीलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का एज सर्टेन होना, ये पता होना
कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस एक्ट से कब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी।